viewers, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. In today's module, I will be teaching you the auditing concepts, and this is lecture number 7. And today I'm gonna discuss about the audit sampling and few important terms that are necessary for any kind of test of audit. And in last lecture I have discussed about the audit risk. So guys, मैं हमेशा जो कहती हूँ यही कहूँगी कि इस लेक्चर को सुनने से पहले आप रिमेनिंग जो 6 लेक्चर्स है पहले उनको समझिएगा, क्योंकि ये एक कंटिन्यू वे में चलते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक लेक्चर नहीं समझोगे तो आपको जो है दूसरा लेक्चर समझ नहीं आएगा। सो टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर सपोज एक पर्सन है, ठीक है, ही इज़ डूइंग अ बिज़नेस रिलेटेड टू द स्टेशनरी वगैरह को जो है सेल करता है। ठीक है, तो वो बड़े बड़े फैक्ट्री से ऑब्वियसली वो मंगवाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिटेलर है, ख़ुद तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। तो मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ ये स्टेशनरी बन रही है उनसे ये पूरे जो है बंडल्स में, बहुत सारे बंडल्स में वो ख़रीदता है। तो अब वो क्या करेगा, उसके पास आ जाते हैं सपोज़ वो थाउजेंड्स एंड इवन समटाइम्स क्या होता है कि 5-6,000 सपोज़ जो है वो अमाउंट है उन स्टेशनरी का। तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि वो एक एक चेक करे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करेगा, इन दिस केस ही विल रैंडमली चेक, क्योंकि डब्बे बने होंगे फॉर सपोज 1000 मतलब 100 का अलग से डब्बे बने हुए। फॉर सपोज वो क्या करेगा 5 to 6 डब्बों के चेक करेगा। ठीक है, रैंडमली कुछ उठाएगा स्टेशनरी, उसमें चेक करेगा कि यार सही दी है या नहीं, ऐसा तो नहीं क्वालिटी ख़राब है। ठीक है, ये से 6-7-8 चेक करेगा, ठीक है, डब्बों को रैंडमली, एंड देन ही विल कंक्लूड दैट येस फ्रॉम दिस स्मॉल सैम्पल जो उसने उठाया चेक किया उससे ये कंक्लूड करेगा कि भाई इसका मतलब जो पूरे 5000 का स्टेशनरी आई है वो बिल्कुल ओके है। अब कैसे इन्होंने क्या किया, क्योंकि देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और एक ही चीज़ें हैं, होमोजेनस थिंग्स है हमारे पास, तो हम एक एक चीज़ को चेक नहीं कर सकते। इन दिस केस हम लोग रैंडमली या किसी और सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को लेके चेक करते हैं, एंड वी विल कंक्लूड कि भाई ये सैम्पल ठीक है। इट मीन्स दैट द होल पॉपुलेशन, हम पूरी पॉपुलेशन बोलते हैं उसे, ठीक है, तो होल पॉपुलेशन जो है बिल्कुल ठीक है। तो सेम इन द केस ऑफ ऑडिटिंग, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एंट्रीज, और वी कैन से कि बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं या ऐसी जर्नल एंट्रीज होती हैं जो करोड़ों में होती हैं उनकी ट्रांजैक्शंस। सो इज़ इट पॉसिबल फॉर अ ऑडिटर टू चेक ऑल दैट 1 crore एंट्रीज? नो, ऑब्वियसली इट्स नॉट, एंड उसके पास टाइम भी नहीं होता। ठीक है, ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने करोड़ों की एंट्रीज को चेक करेगा। तो वो क्या करता है, जो इम्पॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं, फॉर सपोज जो इम्पॉर्टेंट कोई कंपनी पे कोई केस हो गया है, कोई कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं, कंटिजेंट एसेट्स हैं, या कोई फिक्स एसेट्स है जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उनको तो वो चेक करेगा। लेकिन जो स्मॉल एंट्रीज़ हैं जो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है और होमोजेनस है, यानी डेली बेसिस पे होती हैं ये सेम ट्रांजैक्शंस, तो उन ट्रांजैक्शंस को जो होमोजेनस होती हैं उनको क्या करता है, वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन को चेक नहीं करता। फॉर सपोज 1 करोड़ है तो वो 1 करोड़ को चेक नहीं करता, वो रैंडमली कुछ हज़ारों को चेक करेगा। फॉर सपोज 2000 ले रहा है, वो 1 करोड़ की ट्रांजैक्शंस में से 2000 ट्रांजैक्शंस ले रहा है, लेकिन नॉट नेसेसरी के सीक्वेंस में लेगा, रैंडमली एक कुछ यहाँ से ली, कुछ यहाँ से ली, कुछ यहाँ से ली, और फिर वो कहेगा कि भाई ये जो मैंने 2000 के सैंपल को चेक किया ये बिल्कुल ठीक है एंड कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। तो वो ओवरऑल जो है पॉपुलेशन पे ये कंक्लूजन निकालेगा। सो दिस इज़ द ऑडिट सैम्पलिंग। नाउ व्हाई ऑडिट सैम्पलिंग यूज़ करता है ऑडिटर? टू सेव द कॉस्ट। ऑब्वियसली जब एक हम ट्रांजेक्शन को कहेंगे तो देयर मस्ट बी हाई कॉस्ट एंड ऑब्वियसली द टाइम। ऑडिटर को ऑलरेडी 3 महीने मिलते हैं ऑडिट करने के लिए, अगर वो 3 महीने अगर एक ही ट्रांजैक्शंस होमोजेनस ट्रांजैक्शंस पे लग जाएगा तो 3-4 महीने तो उसके ऐसे ही गुजर जाएंगे, वो पूरी ऑडिट कैसे परफॉर्म करेगा। और सेकेंडली यही चीज़ होती है टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ऑडिटर जब सैम्पलिंग यूज़ करता है तो उसको हेल्प मिल जाती है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो डिटेल में देखे, जो होमोजेनस नॉर्मल सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनमें से सैम्पल उठाए, तो इसलिए सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द टाइप ऑफ सैम्पलिंग। अच्छा, रिमेंबर दिस थिंग दैट हमेशा सैम्पल का जो भी रिजल्ट आएगा दैट मस्ट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी ट्रांजैक्शंस हैं। नाउ मूव ऑन टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में हमारे पास होता है ब्लॉक सैम्पलिंग। अ consecutive series in items are selected for review। यहाँ बेसिकली क्या होता है, consecutive series मतलब एक गुच्छा, ब्लॉक बोलते हैं पूरा ब्लॉक
एक गुच्छा जो बंडल, ठीक है, रैंडमली हमने ब्लॉक उठा लेते हैं, ठीक है। सपोज़ हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, हमारे पास पता है कि ये 10 अलग से बनी हुई है, कोई रिसीवेबल्स हैं, कोई पेबल्स हैं, तो हम कह रहे हैं यार यहाँ से ये पूरा इतना गुच्छा ले लेते हैं, पहले 20 उठा लेते हैं, ठीक है। वो रैंडमली कह रहे हैं यार इसमें 100 एंट्रीज पड़ी हैं, पहली 20 उठा लेते हैं, इसकी यार बाद वाली ये जो है ना 20 उठा लेते हैं, तो ये ब्लॉक पूरा लिया, इसको बोलते हैं ब्लॉक सैम्पलिंग। द सेकेंड इन हैफिज़ेड सैम्पलिंग, देयर इज़ नो स्ट्रक्चर अप्रोच टू हाउ आइटम्स आर सेलेक्टेड। यहाँ कोई स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होता सेलेक्ट करने के लिए आइटम्स को। हाउएवर द पर्सन डूइंग द सिलेक्शन विल प्रोबेबली स्क्यू द सिलेक्शन, सो द सिलेक्शंस आर नॉट ट्रूली रैंडम। यहाँ ये होता है कि वो कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, लेकिन ट्रूली जो है रैंडम नहीं होता, क्योंकि समटाइम्स हैफिज़ेड सिलेक्शन में ऑडिटर अपनी ह्यूमन जजमेंट भी इन्वॉल्व करता है, और जहाँ पे ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व हो जाए वो ट्रूली रैंडम नहीं होता। हैफिज़ेड आई नो कि कोई भी स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करे, कहीं से भी कोई चीज़ उठा लेगा, लेकिन अगर उसने उठा ली एक चीज़ और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो उस चीज़ को छोड़ के फिर कोई और उठा लेगा, तो ये हो जाती है हैफिज़ेड, जहाँ पे वो अपनी ह्यूमन जजमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहा है। उसके बाद होती है पर्सनल जजमेंट। एक तो हमने कहा कि हैफिज़ेड हो गई, दूसरी होगी पर्सनल। द ऑडिटर यूजेस हर own judgment to select items, perhaps favoring items that have larger monetary value or which appear to be the higher level of risk associated with them. Personal judgment में सिर्फ अपने judgment के हिसाब से वो जो समझेगा यार, for suppose there are lot of transactions, but वो क्या prefer करेगा, there are some transactions that are of 500, कुछ होंगी 1000 की, and some are of 5000, ठीक है, ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो वो क्या प्रेफर करेगा, अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से वो कहेगा यार आई हैव टू चेक द 5000 ट्रांजेक्शन एंट्री, क्योंकि उसमें मनी ज़्यादा इन्वॉल्व है। या फिर ऐसी ट्रांजेक्शन अपने आप खुद वो सेलेक्ट करेगा कि यार इसमें हाई रिस्क है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ। दैट इज़ ट्रूली बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट। देन द रैंडम सैम्पल, a random number generated is used to make selections। ये बिल्कुल रैंडम होता है, एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज बेस्ट, क्योंकि यहाँ हम कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं, कोई बिल्कुल रैंडम ले रहे हैं। फॉर सपोज वी हैव द 5000 इन्वॉइसेस, हमारे पास 5000 इन्वॉइसेस हैं, और हम चाहते हैं यार हमें सैम्पल कितना लेना है, फॉर सपोज वी हैव टू टेक द 100, ठीक है। अब हम कोई सीक्वेंस नहीं ले रहे, हम जहाँ से आ रहा है जिस तरह से ट्रूली रैंडम तरीके से 100 जनरेट करें। फॉर सपोज हमने कोई एक्सेल वगैरह कोई ऐप यूज़ कर ली जिससे वो ट्रूली रैंडम नंबर्स जनरेट हो, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द सेकेंड लास्ट, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इस स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, हम जो है ना सैम्पल सेलेक्ट करने से पहले हम उसे डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स का मतलब समझ रहे हो, गुच्छे में, मतलब बंडल में ऑलरेडी पहले डिवाइड किया। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ जैसे दिया गया सच एज हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू, मतलब पूरी ट्रांजैक्शंस को दो ग्रुप्स में पहले डिवाइड कर दिया। देयर इज़ वन विद अ हाई वैल्यू एंड द सेकंड इज़ विद अ लो वैल्यू। हम कोई मिडिल वाला भी ले सकते हैं, फॉर सपोज विद अ मिड रेंज, जिसकी वैल्यू जो है एवरेज है, ठीक है, मतलब इतनी हाई भी नहीं है लो भी नहीं है, तो 3 में हमारा डिवाइड हो गया। अब ये कहता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, यानी किसी अलग बेसिस पे हमने डिवाइड किया, या हम हम किसी और बेसिस पे डिवाइड करते हैं। फॉर सपोज हमने पूरी ट्रांजैक्शंस को अलग अलग डिवाइड किया, पेबल्स को अलग रखा, रिसीवेबल्स को अलग रखा, उसके अलावा हमारे सेल्स वाउचर्स को अलग रखा, मतलब सारी चीज़ों को अलग ग्रुप में डिवाइड किया। नाउ वी विल टेक अ फ्यू नंबर फ्रॉम दैट, ठीक है, फ्यू नंबर लेंगे इस ग्रुप में से, चलो इतने ले लेते हैं, 5 इसमें से 5 लेते हैं, इसमें 5 ले लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। यानी जहाँ पे क्या करता है ऑडिटर, स्प्लिट द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेगा, ये होता है स्ट्रेटिफाइड। एंड द लास्ट वन इज सिस्टमैटिक सेलेक्शंस आर टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन एट फिक्स्ड इंटरवल्स। जहाँ वर्ड आता है कि जब वी सेलेक्ट द सैम्पल ऑन फिक्स्ड इंटरवल्स, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फॉर सपोज एज यूजुअल, जो पहले एग्जाम्पल दी थी कि देयर आर 5000 इनवॉइसेस, सपोज वी हैव टू सेलेक्ट द 100। अब हम क्या करेंगे, हम ये एवरेज लगा रहे हैं। फॉर सपोज पहले जो 20 नंबर पे आएगा, ठीक है, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। 20 के बाद हम इवन 20 नंबर छोड़ के बाद ले रहे हैं, ठीक है। 20 के बाद अब मैं 40 लूँगा, यानी 20 छोड़ के 40 के बाद अगेन 20 छोड़ के मैं 60 लूँगा, 60 के बाद अगेन 20 छोड़ के मैं 100 लूँगा। ये क्या है, वैसे एक हिसाब से तो रैंडम है क्योंकि हम दिल को सेलेक्ट तो नहीं कर, लेकिन हम कोई सिस्टमेटिक वे यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें आपको समझ आ रहा है, एक रेगुलर इंटरवल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे।
एंड सो ऑन, बेसिकली कॉन्स्टेंट गैप इन ईच डॉक्यूमेंट। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट गैप, आप देख रहे हैं ना 2020 का गैप लगा के हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। मैं आपको शुरू से फिर से जो है समरी देती हूँ। ब्लॉक सैम्पलिंग एज यूजुअल पूरा 5,000 इनवॉइस है, हमने पहले 20 ले लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लॉक सैम्पलिंग, कुछ ऐसे ही उठा लिया। हैफिजर्ड सैम्पलिंग, कहीं से भी रैंडमली लिया, लेकिन रैंडमली जब हम वहाँ पे अपनी जजमेंट को इस्तेमाल करते हैं, फॉर सपोज हमने एक उठा लिया लेकिन हम उसको देख रहे हैं ये सही नहीं है, इसको छोड़ के फिर दूसरा ले लिया, दैट इज़ हैफिजर्ड सैम्पलिंग। पर्सनल जजमेंट जो प्योरली रैंडम नहीं है, वो बिल्कुल सोच समझ के सेलेक्ट करता है। रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कहीं से कुछ भी उठा लिया, दैट इज़ रैंडम। स्ट्रेटिफाइड, जो पहले ग्रुप्स में या सेक्शंस में डिवाइड होगा, उसके बाद उसमें लिया जाएगा। एंड फाइनली द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जहां हम कोई इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल या सीक्वेंस यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ऑडिट। नंबर 1 इज़ ऑडिट स्कोप। ऑडिट स्कोप क्या होता है? एक्सटेंड या बाउंड्रीज ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिटर को क्या परमिशन है, ऑडिटर की लिमिट कितनी है उसके काम की। फॉर सपोज इफ़ ही हैज़ गिवन द टारगेट टू एग्जामाइन द बैलेंस शीट, तो वो क्या करेगा, वो कहीं और नहीं मूव ऑन हो सकता, उसकी बाउंड्रीज हैं टू लिव विद इन बेसिकली दैट बैलेंस शीट आइटम्स। उसके बाद आ जाता है ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हमेशा हम ऑब्जेक्टिव वर्ड से पता चल रहा होता है कि एम्स या ऑब्जेक्ट जो हम चीज़ कोई अचीव करना चाहें, ठीक है। तो ऑडिटर ऑब्जेक्टिव्स बनाता है व्हाट आई विल कंप्लिश आफ्टर द ऑडिट। मटीरियलिटी, हर जगह पे हमने ये वर्ड ऑडिट में पढ़ा होगा, मटीरियल है, इममटीरियल है। सो आई वॉन्ट टू गिव यू द एग्जाम्पल। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि बेसिकली मटीरियल क्या होता है। द इम्पॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन इट्स ओवरऑल सिग्निफिकेंस। हमारे लिए वो चीज़ मटीरियल है जो इम्पॉर्टेंस रखती है। नंबर 1 पॉइंट इज दैट कैरीज एन इम्पॉर्टेंस। एंड ऐसी मटीरियल्स, ऐसी ट्रांजैक्शन मटीरियल तब कहलाएगी जब उसमें गड़बड़ होने से, उसमें फ्रॉड होने से इन्वेस्टर, क्रेडिटर या जो वो ऑनर है उसके डिसीजन में कोई चेंज आए। यानी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसमें वाकई अगर फ्रॉड कोई मसला हो रहा है तो उससे डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, दैट इज़ मटीरियल, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस रख रही है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इममटीरियल वो चीज़ होती है जो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और उससे डिसीजन मेकिंग पे फ़र्क ना पड़े। गाइस रिमेंबर दिस थिंग कि वन कंपनी के लिए एक चीज़ मटीरियल है तो नॉट नेसेसरी कि वो दूसरी जो है कंपनी के लिए मटीरियल हो। फॉर सपोज देयर इज सोल प्रोप्राइटर, एक सोल प्रोप्राइटर है और एक है मल्टीनेशनल कंपनी। सोल प्रोप्राइटर के लिए 500 की कोई ट्रांजैक्शन में मसला हो जाता है, देन ऑब्वियसली वो क्या करेगी, इम्पैक्ट डालेगी सोल प्रोप्राइटर के डिसीजन पे यार, क्योंकि उसके पास तो लिमिटेड पैसा है, उसके लिए 500 की ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो इट्स अ मटीरियल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। वाइल एज वी कंपेयर टू द मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए 500 की कोई वैल्यू नहीं है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं, तो वो कहेगा 500 की ट्रांजैक्शन में थोड़ा बहुत मसला भी हो जाए तो डजंट केयर। सो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, इममटीरियल चीज़ हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, साइज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्रोचिंग एन ऑडिट विद अ क्वेश्चनिंग माइंड सेट। ऑडिटर का जब माइंड होता है क्वेश्चनिंग माइंड सेट, यानी ऐसा नहीं कि वो कम्प्लीटली फ्रॉड ही देखे कि बस फ्रॉड होगा, या फिर ऐसा सोचे कि फ्रॉड नहीं होगा। ऑलवेज विद अ क्वेश्चनिंग माइंड, जब उसका माइंड बिल्कुल क्वेश्चनिंग माइंड होगा, माइंड सेट कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हर चीज़ में इस तरह का माइंड रखेगा, दैट इज़ नोन एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है ये वर्ड, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा ना। उसके बाद है फसअप, जिसको हम बोले FASAP, इसका फुल फॉर्म है फेडरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड। अब ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या करती है, सेट करती है। ये अमेरिका से एज यूजुअल US से बिलोंग करती है फॉर फेडरल गवर्नमेंट एंटिटीज़। जो फेडरल गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए गैप के प्रिंसिपल्स बनाती हैं उनको फसअप बोलते हैं, बेसिकली फेडरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड। उसके बाद है FASB। अब यहाँ एडवाइजरी नहीं है, यहाँ है, और वहाँ वो था फेडरल अकाउंटिंग, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। अब ये प्रोनाउंसिएशंस भी आ सकती हैं, ये आपके वर्ड्स आ सकते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसको याद रखिएगा। पहला था फेडरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड, द सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब ये क्या है, ये एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी गैप सेट करती है, यानी जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स देती है, लेकिन किस किस के लिए देती है, एक तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ और दूसरी नॉट
फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। वहाँ हमने लिखा था फेडरल है तो फेडरल गवर्नमेंट एंटिटीज़ को देखेगी, ये फेडरल नहीं है, ये हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखेगी। नाउ द इमटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समथिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट विल नॉट चेंज डिसीजंस, जो डिसीजंस को चेंज नहीं करता। उसके बाद आता है लैपिंग। हमने बहुत दफ़ा ये वर्ड पढ़ा होगा, लैपिंग। लैपिंग एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक जो हमने एम्बल्समेंट यानी एक जो गपला किया गया है ना, उसको छुपाने के लिए हम कुछ और जो चीज़ में मिक्सअप कर देते हैं, लैप कर देते हैं, एंट्रीज़ को मिक्स कर देते हैं ताकि वो छुप जाए। दैट इज़ कॉल्ड इज लैपिंग। अ स्कीम टू कवर एन एम्बल्समेंट, कवर करने के लिए, छुपाने के लिए एम्बल्समेंट के फॉर सपोज इन्होंने क्या किया, एक पेमेंट जो एक कस्टमर से मिली थी ना, किसी कस्टमर ने पे किया, उसको कहाँ डाल दिया, टू रिड्यूस द बाय वन कस्टमर टू रिड्यूस द रिसीवेबल बैलेंस ऑफ एन अदर कस्टमर। कस्टमर एक ने पे किया था लेकिन उसको डाल किस में दिया, दूसरे रिसीवेबल में। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ओवरलैपिंग कर दी है। उसके बाद होते हैं मेमोज। मेमोज होते क्या हैं, मेमोज बेसिकली वेयर इट इज़, हाँ, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी किसी भी जर्नल एंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। फॉर सपोज कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसको कौन सपोर्ट करेगा, क्रेडिट मेमो, जहाँ पे लिखा हो कि हाँ भाई ये इतनी लायबिलिटी है, ये इस टाइम पे करनी है। तो ये हो जाते हैं हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हमारी जर्नल एंट्रीज़ को सपोर्ट करें। परसुएसिव, अब हमने ये बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, ठीक है। ऑडिट में वी हैव टू टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, वन इज़ द कंक्लूसिव एंड द सेकंड वन इज़ परसुएसिव। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। परसुएसिव हम, और मोस्टली जो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं दैट आर परसुएसिव नॉट कंक्लूसिव। अब इसका मतलब क्या है, परसुएसिव कहते हैं सजेस्टिव एविडेंस को, ठीक है, यानी कच्चा पक्का एविडेंस, ऐसा एविडेंस जिसको हम बोलते हैं कि यार उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये एनी हाउ सच है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि यस मे बी ये चीज़ें हमें मिली हैं, इसके बेसिस पे हम ये जो है ओपिनियन दे सकते हैं, माइट बी बट नॉट श्योर, मतलब जो कंफर्म चीज़ नहीं है, सजेस्टिव एविडेंस है, दैट इज़ परसुएसिव। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर सपोज कोई इंक्वायरी हो रही है, एम्प्लॉयज़ ने ये बोल दिया हाँ कि 100 यूनिट्स हैं, ठीक है, उसने एम्प्लॉयज़ ने बोला यार 100 यूनिट स्टॉक के हैं, परसुएसिव एविडेंस है। जब हम उसको चेक करेंगे, यार एम्प्लॉयज़ ने कहा 1000 एविडेंस है, तो वो क्या करेंगे, स्टॉक रजिस्टर को देखेंगे, स्टॉक रजिस्टर में हम काउंट करेंगे यार 1000 है या नहीं है, ये कहलाएगा परसुएसिव एविडेंस, यानी सजेस्टिव एविडेंस, जिसकी बेस में हम बोल सकते हैं हाँ कि 1000 स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है बट नॉट श्योर, ठीक है। अब कंक्लूसिव एविडेंस कहलाता है कंफर्म एविडेंस, यानी विदाउट एनी डाउट, जिसमें कोई डाउट नहीं होता हमारे पास, हमारा कंफर्म होता है कि हाँ ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। कंक्लूसिव में हमने क्या किया, हमें 1000 एम्प्लॉयज़ का पता चला कि एम्प्लॉयज़ ने कहा 1000 इन्वेंट्री है या स्टॉक अवेलेबल है, तो हमने उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जाके की। जब हम फिज़िकली देखेंगे तो हमारे पास कोई डाउट बचेगा, तो एग्जैक्टली हम एग्जैक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं हाँ, क्योंकि हमने फिज़िकली वेरीफाई किया हमारे पास 1000 अवेलेबल हैं। बट अगर परसुएसिव एविडेंस था जिसमें हमने स्टॉक रजिस्टर में देखा, तो वहाँ पे एज़ यूजुअल यू गाइस यू नो कि वहाँ पे अब मतलब जो है मिस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। जो चीज़ लिखी गई है 1000 माइट इट्स नॉट नेसेसरी कि 1000 के 1000 अवेलेबल हों, बट फिज़िकल वेरिफिकेशन की, उसके बाद कंक्लूसिव एविडेंस निकाल सकते कि हाँ 1000 अवेलेबल हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कंक्लूसिव एंड परसुएसिव, ठीक है। अब आ जाते हैं परवेसिव। परवेसिव वर्ड भी हम जो है ऑडिटिंग में बहुत पढ़ते हैं। ये होता है एबिलिटी टू परमिट एन एरर इज़ परवेसिव इफ़ इट इज़ मटीरियल टू मोर देन वन ऑफ द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। परवेसिव बेसिकली बोलते हैं जो चीज़ हर चीज़ में चली, मतलब हर जगह पे फाउंड, बेसिकली हम कहते हैं एवरीवेयर, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो एक जगह को इम्पैक्ट नहीं करती, नॉट फोकस ऑन वन एलिमेंट बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर एलिमेंट्स। एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली वो क्या कर रहा है, 2 या 3 चीज़ों पे इम्पैक्ट डाले, दैट इज़ परवेसिव। मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो गई, मटीरियल मिस स्टेटमेंट बोलते हैं जब एक ही एलिमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट हो गई। परवेसिव हम तब बोलते हैं एरर जब हम कहते हैं कि यार एक नहीं, मटीरियल मिस स्टेटमेंट हुई है लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, या जो बहुत चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी एक से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सपोज इम्पैक्ट डाला, तो दैट इज़ परवेसिव। और जब भी परवेसिव एरर या ऐसी चीज़ हमें फाउंड हो, परवेसिव एविडेंस मिलता है ना,
परवेसिव, ये याद रखिएगा, परवेसिव एविडेंस जब मिलता है तो ऑडिटर को एनी हाउ एडवर्स ओपिनियन देना पड़ता है या डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब परवेसिव मिल रहा है जो 3-4 चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल रहा है, इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है तो वो तो ज़ाहिर बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालेगा, तो हमें एनी हाउ एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। नाउ द सैम्पलिंग रिस्क सिंपल वर्ड है, पॉसिबिलिटी है कि आपने जो सैम्पल के लिए कंक्लूजन निकाला वो गलत निकाला, वो पूरी पॉपुलेशन पे फिट नहीं हो रहा, दैट इज़ कॉल्ड इज़ द रिस्क। ये चांसेस होते हैं कि हाँ भाई आप लोगों ने कंक्लूजन निकाल तो दिया बट वो तो कंक्लूजन ठीक से निकाला ही नहीं, वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वर्किंग पेपर्स आर द रिटन डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो ऑडिट अपने कन्वीनियंस के लिए बनाता है, ठीक है। किसी भी टाइम पे रिगार्डिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, रिगार्डिंग एनी एविडेंसेस, कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चेंजेस आ रही हैं या जो प्रूफ्स मिल रहे हैं, वो अपने रफ डॉक्यूमेंट्स बना रहा है रिटन, दैट इज़ नोन एज द वर्किंग पेपर्स ऑफ ऑडिटर। विंडो ड्रेसिंग, कंपनी क्या करती है समटाइम्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाने के लिए अच्छा दिखाती है। अच्छा कैसे दिखाती है? जब अपने एसेट्स को ज़्यादा बढ़ा देती है, अपनी लायबिलिटी को कम करेगी ताकि वो अच्छी शो हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ विंडो ड्रेसिंग। या मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ऑडिटिंग में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि ऑडिटर जनरल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और ऑडिटर जनरल ही होता है जो हमारा अपॉइंट कर रहे होते हैं ऑडिटर को। तो ऑडिटर जनरल होता क्या है? प्राइम इंस्टीट्यूशन है हमारा, बेसिक प्राइम इंस्टीट्यूशन कौन सा है? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये याद रखिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्राइम इंस्टीट्यूशन ऑडिट का हमारा जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को देखता है वो कौन सा है, वो है ऑडिटर जनरल, ठीक है। ऑडिटर जनरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्राइम इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री फॉर इंश्योरिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फिजिकल ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। कोई भी गवर्नमेंट ऑपरेशंस की ट्रांसपेरेंसी और उसकी अकाउंटेबिलिटी का जिम्मा किसको है? ऑडिटर जनरल। The organization is expected to bring about improvement in financial discipline and internal control environment in a executive departments for minimizing possibility of waste and fraud. ये इन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल रखें, वो एक डिसिप्लिन रखें ताकि फ्रॉड कम से कम हो और वेस्टेज भी ना हो, यानी हमारे गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हों। द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जो बेसिक हमारा पूरा हेड है, ठीक है, ऑडिटिंग का, ऑडिटर का जो पूरा पाकिस्तान का हेड है वो कौन अपॉइंट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। करंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है कौन? जावेद जहांगीर। और उसकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने बताई हुई है कि वो CSS होना चाहिए, वो CA हो सकता है, ठीक है, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है, या कोई ऐसी एसोसिएशन ऑफ CA अकाउंटेंट, ऐसा CA एसोसिएशन जो CA अकाउंटेंट का जिसने का 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। अब ये हम याद रखने वाली चीज़ है, या तो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है, या फिर अगर 5 ईयर का है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट 10 साल उसने कोई प्रैक्टिस की हो ऑडिट की एज अ ऑडिटर, ठीक है। और अगर अगेन 5 ईयर एक्सपीरियंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तो 10 साल का कहीं इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसका एक्सपीरियंस हो। तो बेसिकली या तो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर 5 ईयर्स है तो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ऑडिटर या इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ स्वीट मेंबर्स।